अधिकरण भी पढ़ा दूंगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं पावर एंड अथॉरिटी, यानी कि शक्ति और प्राधिकरण। देखिए यहाँ पे हम मेन कॉन्सेप्ट जो है शक्ति का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हमें कॉन्सेप्ट जो आपका यूनिट 1 में है शक्ति यानी कि पावर जिसे कहते हैं, उसे हम अच्छे से समझेंगे। पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि शक्ति का मतलब होता क्या है। देखिए आपको मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। पहले एग्जाम्पल है देखिए कि जो हमारा भारत है उसमें केंद्र सरकार और उसमें राज्य सरकार दोनों हैं, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो किसके अधीन हैं, वो अधीन है केंद्र सरकार के। यानी कि केंद्र सरकार का प्रभुत्व किसके ऊपर है, राज्य सरकार पर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि केंद्र सरकार का जो प्रभुत्व है वो किसके ऊपर है, राज्य सरकारों पर है। उसका क्या कारण है, उसका कारण है शक्ति। इसी शक्ति की वजह से उसने यानी कि केंद्र सरकार ने अपना प्रभुत्व कायम किया हुआ है राज्य सरकारों पर। आप देखिए कि हम कहते हैं कि जो अमेरिका है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। शक्तिशाली कैसे, क्योंकि उसने अपना पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम किया हुआ है। यानी कि एक शक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा किसी के ऊपर प्रभाव बनाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी के ऊपर दबाव बना हो, किसी के ऊपर प्रभाव बना हो, वो किसके अंदर आती है, वो शक्ति के अंदर आता है, उसे शक्ति कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं शक्ति की पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन अगर मैं साइंस में बात करूं, विज्ञान में बात करें शक्ति की, तो वो शक्ति का मीनिंग और है कि हम कितना वजन उठा सकते हैं, वो शक्ति है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में शक्ति का मतलब है पावर, तो जिसको हमें अच्छे से समझना है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए शक्ति आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। आप यहाँ पे देखिए जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है, इनकी जो पॉलिटिकल साइंस है, जो आधुनिक जो राजनीतिक विज्ञान है, उसका केंद्र क्या है, शक्ति। अब देखिए जो केंद्र सरकार है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने क्या किया था, नोटबंदी कर दी थी। अब नोटबंदी हुई है, उसके खिलाफ कोई बोला नहीं, तो सभी को वो मानना पड़ा। क्यों मानना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे शक्ति है। आप ये देखिए कि बड़े से बड़े गुंडे, बड़े से बड़े जो आतंकवादी हैं, पुलिस और फौज के सामने वो टिक नहीं पाते। क्या कारण है, शक्ति। ऐसा ही इसमें राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक जो प्रणाली है उसमें शक्ति की बहुत महत्ता है। राज्य, संप्रभुता, सरकार, कानून आदि में शक्ति का प्रमुख अंतर्निहित तत्व माना गया है। आप देखिए चाहे राज्य हैं, चाहे संप्रभुता है, सरकार है, कानून, इसमें क्या है, इसमें शक्ति है। अगर कोई जुर्म कर देता है और न्यायालय में न्यायाधीश तो अपराधी को सजा देता है, वो कैसे देता है, शक्ति से। क्योंकि उसे शक्ति है, उसे मिली हुई है शक्ति कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दोषी को सजा दे सकता है। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। अब देखें यहाँ पे जो कैटलिन है और लासवेल है, ये दो राइटर हैं, इन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है। तो सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है कि बताइए कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है, तो वो है कैटलिन और लासवेल ने। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए आपको वो अच्छे से करना होता है, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएंगे। आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो दायरा है, जो लेवल है, वो कितना हाई हो चुका है, इसलिए आपको बारीकी से पढ़ना है। तो देखिए शक्ति संकल्पना के रूप में राजनीति 2008 हम देख लेते एक बार कि शक्ति संकल्पना के रूप में जो राजनीति है 2008 में कैसी थी। देखिए एक शक्ति संकल्पना के रूप में राजनीति, आप देखिए शक्ति की अवधारणा प्राचीन समय से चली आ रही है। आपको पता ही है कि जो शक्ति की अवधारणा है प्राचीन समय से चली आ रही है। आप देखिए कि एक राजा पूरे राज्य पर राज करता है, किसके कारण करता है, शक्ति के कारण। भारतीय विचारक कौटिल्य ने कहा था कि शक्ति की समस्त संसारिक जीवन का आधार दंड शक्ति है। अब देखिए जो कौटिल्य है, जिन्हें भारतीय विचारक कहा जाता है, इनकी इंडियन थिंकर कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि जो समस्त संसारिक जीवन है, यानी संसार में जितने भी लोग रहते हैं, उसका आधार क्या है, दंड शक्ति। आप देखिए कि अगर किसी देश में या पूरी दुनिया में लगाएं, जैसे हमारा संविधान है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कोई क्राइम करोगे, कोई जुर्म करोगे, आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन
अगर किसी देश में कोई संविधान हो ही ना, अगर दंड शक्ति हो ही ना, तो आप देखिए कि कैसा माहौल रहेगा। दंड शक्ति के होने के कारण भी इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर दंड शक्ति हटा दी जाए तो आप ये समझ सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि शक्ति ना होने से ये दुनिया कहाँ पहुँच जाएगी। ठीक उसी प्रकार पाश्चात्य विचारक मैकियावली को देखिए, यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है, यानी कि आधुनिक राजनीतिक विचारक के पितामह मैकियावली को कहते हैं। ठीक है, तो जैसे विचारक जो कौटिल्य हैं भारतीय विचारक, उसी प्रकार जो वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य विचारक हैं मैकियावली, हॉब्स, हीगल, बोसांकी ने शक्ति और उससे संबंधित तत्वों के अध्ययन की और प्रचुर मात्रा में ध्यान दिया है। यानी कि यहाँ पे देखिए, जो भारतीय राजनीतिक विचारक है कौटिल्य, उन्होंने भी शक्ति के बारे में कहा है, और इसी के साथ ही जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं यानी कि जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने भी शक्ति के बारे में काफ़ी ध्यान दिया है। इसने अपने अपने यहाँ पे विचार पेश किए हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हैंस मर्गेंथो ने कहा है कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वे घरेलू हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। आप देखिए, जो शक्ति इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, जो मॉर्गेंथो है, ठीक है, जो मॉर्गेंथो है, उन्होंने कहा है, यहाँ पे देख रहे हैं लाइन का यहाँ की क्या मतलब है, कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वो घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि जो भी राजनीति हो, चाहे वो आपके देश की हो या किसी एक देश की हो या पूरे अंतर्राष्ट्रीय की हो, तो उसमें क्या है, उसमें शक्ति संघर्ष है। शक्ति संघर्ष कैसे है कि हर एक देश शक्ति के मामले में आगे निकलना चाहता है। आप नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल ले लो, आप अमेरिका की एग्जांपल ले लो, ठीक है, तो हर कोई अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। आप चाइना की एग्जांपल ले सकते हैं। भारत क्या है, भारत एक उभरती हुई शक्ति है। शक्ति क्या है, जिसके पास ज़्यादा हथियार है, जिसके पास ज़्यादा मिसाइलें हैं, जो देश आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उसका सभी में प्रभुत्व होगा। प्रभुत्व होने से क्या होगा, उसके पास शक्ति होगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको ये राजनीति 2008 इसलिए लिखा है कि ताकि ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आए, ये इसी के ऊपर आधारित है। अब तो हम 2020 में रह रहे हैं, ठीक है, शक्ति तो वही रहेगी, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो देखें, यहाँ पे हम, खैर आपको ये यहाँ पे याद करना है कि शक्ति का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे शक्ति के प्रकार। देखिए, शक्ति यहाँ पे 3 प्रकार की हैं। पहला उच्च अधीनस्थ संबंध, दूसरा है सामान्य जनता पर, तीसरा है मनोवैज्ञानिक रूप से। तो देखिए, शक्ति के 3 प्रकार हैं जो मैंने आपको बताए हैं। पहला है उच्च अधीनस्थ संबंध है, यानी कि हाई लेवल का। फिर है यहाँ पे सामान्य जनता पर शक्ति, जैसे देखिए राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें हैं, ठीक है, तो उनके जो रूल है वो किसके ऊपर आधारित है, सामान्य जनता पर। मनोवैज्ञानिक रूप से भी है ये। देखिए, राजनीतिक विज्ञान में शक्ति से तात्पर्य दूसरों के व्यवहार एवं राज्यों को अपने को अनुकूल मोड़ना है। यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में शक्ति से क्या तात्पर्य है कि दूसरों के व्यवहार और राज्यों को अपने अनुकूल मोड़ना। इस लाइन का मतलब क्या है, देखिए, दूसरों का व्यवहार, देखिए हमारे देश में क्या है, संविधान है, ठीक है, वहाँ पे कानून बना हुआ है कि जैसे आप देखिए कि अगर हम सड़क पे निकल जाएं, वहाँ हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना होता है। हमें हेलमेट लेके जाना पड़ेगा, हमें ज़रूरी कागजात जो है अपने व्हीकल के, वाहन के, वो रखने पड़ेंगे, है ना। तो दूसरों का व्यवहार कंट्रोल करना, यानी कि देखिए, पहले आपको एग्जांपल देता हूँ कि भारत सरकार के अंडर क्या है, यहाँ पे 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपने अनुकूल मोड़ा हुआ है केंद्र सरकार ने राज्यों को, किसके अधीन, शक्ति के अधीन, कि ताकि कोई अलग राज ना निकल पाए, वो सभी भारत का हिस्सा बन पाए। दूसरी बात, दूसरों का व्यवहार। आप देखिए कि किसी का व्यवहार कैसा है, किसी का व्यवहार शांत है, किसी का व्यवहार झगड़ालू है, तो वहाँ पे क्या है, दंड संहिता है, यानी कि अगर कोई क्राइम करेगा उसे सज़ा मिलेगी, अगर कोई क्राइम नहीं करेगा, अच्छा काम करेगा, उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ये क्या है, दूसरों के व्यवहार का कंट्रोल करना। कोई बहुत झगड़ालू हो, उसका झगड़ालू स्वभाव शांत करने के लिए दंड जो बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सड़क पे निकल जाओ और चोरियां करो, डाके डालो, तो कुछ सरकार कुछ कहेगी नहीं। उनको पता है कि अगर चोरी हो जाएगी, डाका पड़ेगा, कुछ होगा, मर्डर हो जाएगा, कहीं पे हत्या हो जाएगी, तो उसके पीछे क्या है, उसके पीछे सरकार के पास शक्ति है कि उसको वो दंड से दे सके, उसके व्यवहार को कंट्रोल में
कर सके। ठीक है, यानी कि दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल करना। आपके मन में सरकार के लिए जितना मर्जी द्वेष हो, जितना मर्जी ईर्ष्या हो, लेकिन आपको फिर भी उन्हीं के साथ चलना पड़ेगा। वस्तुतः राजनीतिक शक्ति के संबंध में तीन बातें कही जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, राजनीतिक शक्ति के बारे में तीन बातें कही जाती हैं। पहला क्या है, राजनीतिक शक्ति धारण करने वालों में उच्च अधीनस्थ संबंध पाया जाता है। यानी कि देखिए कि जो राजनीतिक शक्ति धारण करते हैं उसमें क्या है, उच्च अधीनस्थ संबंध है, यानी कि उसमें हाई लेवल की शक्ति है। अब देखिए कि जिनके पास राजनीतिक शक्ति आ जाती है, अगर मान लीजिए कि आप सिंपल इंसान हो, एक साधारण व्यक्ति हो, तो अगर आप कहीं पे काम करवाने जाते हो आपका काम होता नहीं है, लेकिन कर को आप मिनिस्टर बन जाओ, कोई मंत्री बन जाओ, आप अपना काम आसानी से करवा सकते हो। किसके कारण? शक्ति के कारण, क्योंकि आपके जो संबंध हैं वो हाई लेवल के हो जाएंगे, उच्च अधीनस्थ संबंध हो जाएंगे। दूसरा है, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंतोगत्वा सामान्य जनता पर होता है। यानी कि जो राजनीतिक शक्ति है उसका जो देखिए प्रयोग है किस पर होता है? जनता पर, क्योंकि जनता का कंट्रोल करना। आप देखिए कि भारत देश की जो आबादी है वो 125 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे मंत्री हैं वो कितने हैं? अगर मैं पूरे देश के मंत्री मिला दूँ, पूरे राज्य सरकारों के और पूरे केंद्र सरकार के, तो 5,000 से ज़्यादा मंत्री नहीं हैं। आप देखिए कि पूरे 5,000 मंत्री, केंद्र और राज्य के पूरे 5,000 मंत्री 125 करोड़ जो है उस जनता का कंट्रोल कर रहे हैं। किसके द्वारा? शक्ति के द्वारा। ये शक्ति कहाँ से मिली है? ये शक्ति मिली है संविधान से। तो इसका मेन प्रयोग कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग होता है जनता पे। तो यहाँ पे है तीसरा पॉइंट, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है। देखिए राजनीतिक शक्ति क्या है? मनोवैज्ञानिक संबंध यहाँ पे प्रकट करती है। मनोवैज्ञानिक संबंध क्या है? देखिए मनोवैज्ञानिक है ना कि हमारे मन में है ना, मनोवैज्ञानिक संबंध है कि हमारे मन में हम अंदर से कैसे है, हम लोगों से कैसे मेल जोल रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं क्या। तो राजनीतिक शक्ति जो है वो इस संबंध को प्रकट करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, शक्ति और बल। देखिए शक्ति का प्रयोग अदृश्य रूप में भी होता है, जबकि बल का प्रयोग दृश्य रूप में होता है। शक्ति का प्रयोग अदृश्य, देखिए शक्ति और बल में फर्क है। शक्ति क्या है? अदृश्य रूप में। अदृश्य रूप क्या है और दृश्य रूप क्या है? देखिए पहले मैं आपको बात करूंगा बल के प्रयोग की, जो दृश्य है। मान लीजिए कि आप खड़े हैं और सड़क पे बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, तो आप पत्थर को उठा रहे हैं, तो वो क्या है, इसमें बल लग रहा है। या आप कोई दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, वो क्या है, बल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है, वो दिखाई देता है। लेकिन अदृश्य रूप क्या है? अदृश्य रूप ये है कि जैसे आप किसी को आगे करो, ठीक है, जैसे होता है ना राजनीति में कि मंत्री क्या करते हैं कि अपना काम करवाने के लिए किसी को आगे कर देते हैं और खुद पीछे रह के सारी सत्ता चलाते हैं। वो क्या है, अदृश्य रूप। यानी कि क्या है कि अगर कोई झगड़ा हो रहा है, बल का प्रयोग हो रहा है, तो वो दृश्य रूप होता है। लेकिन सरकार कोई काम कर रही है, वो क्या है, वो अदृश्य रूप है। सरकार कोई नीतियां बना रही है, शक्ति के रूप में बना रही है, तो वो अदृश्य है, हमें नहीं पता वो क्या कर रही है, क्या काम कर रही है। लेकिन कोई झगड़ा होता देखा है, वो क्या है, वो दृश्य रूप होता है। शक्ति वह वस्तु है जो बल प्रयोग को संभव बनाती है। देखिए शक्ति कौन सी वस्तु है जो बल प्रयोग को संभव बनाती है? शक्ति एक क्षमता संबंधी मनोभाव है, जबकि बल उसका प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक रूप है। शक्ति क्या है? देखिए क्षमता। क्षमता क्या है? आप देखिए कि आप साधारण व्यक्ति एकदम से मंत्री बन गए, आपके पास एक क्षमता है शक्ति की, आप कहीं पे अपनी पावर इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात, जबकि बल क्या है, उसका प्रयोगात्मक, यानी कि आप अपना शक्ति कारण जबरदस्ती काम भी करवा सकते हो। आपको पता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने बिना वजह से पकड़ रखा है, पुलिस इसे छोड़ नहीं रही जबकि वो निर्दोष है। आपके पास शक्ति है, एक मिनिस्टर के पास शक्ति है, मंत्री के पास शक्ति होती है कि उस व्यक्ति को छुड़वाया जाए। अगर पुलिस इसे नहीं छोड़ती, वो बल का प्रयोग यानी कि जबरदस्ती शक्ति का प्रयोग करके उसको छुड़वा देती है। वो क्या है, वो शक्ति का प्रयोग। तो नेक्स्ट है शक्ति और प्रभाव। देखिए शक्ति और प्रभाव में क्या है, समानता क्या है? शक्ति एवं प्रभाव दोनों का उद्देश्य दूसरों के व्यवहारों को निश्चित दिशा में निर्देशित करना है। शक्ति प्रभाव दोनों का उद्देश्य क्या है? शक्ति और प्रभाव का मतलब क्या? देखिए शक्ति है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा।
नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा, यानी कि गुणात्मक है या ऋणात्मक है। देखिए शक्ति और प्रभाव का उद्देश्य क्या है, दूसरों के व्यवहार को निश्चित दिशा में निर्देशित करना। यानी कि देखिए अगर गवर्नमेंट या केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई काम कर रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, और उसका यही उद्देश्य होता है कि उसका जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो लोगों पे पॉजिटिव पड़े, लोग उसे अपनाएं। दोनों अपनी सफलता की संभावना के लिए एक ही वस्तु उनके औचित्यपूर्ण प्रयोग पर निर्भर करते हैं। देखिए दोनों की सफलता यानी कि शक्ति और प्रभाव की जो सफलता है उसकी संभावना उसके औचित्यपूर्ण प्रयोग पर निर्भर करती है। यानी कि शक्ति का प्रयोग ऐसी जगह पर करना जो सही हो। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मतलब कि मंत्री बन के तानाशाही राज, ऐसे नहीं है। हमारे लोकतंत्र में क्या है कि जैसे सरकार काम कर रही है, लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, वो शक्ति के कारण कर रही है, तो ऐसा काम करना जो सही मायने में अच्छा हो। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है। देखिए प्रभाव क्या है, वो शक्ति उत्पन्न करेगा। शक्ति प्रभाव को दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, चाहे शक्ति हो चाहे प्रभाव हो, दोनों की एक दूसरे की आवश्यकता है। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है। प्रभाव कैसे है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसके पीछे बहुत सारे व्यक्ति हैं, यानी कि एक ग्रुप है जिसका एक लीडर है जिसे बहुत सारे लोग मानते हैं, तो उस व्यक्ति का सब पे प्रभाव है, और प्रभाव के कारण ही उसकी शक्ति बनती है। यहाँ पे देखिए शक्ति प्रभाव यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रयोग दमनात्मक होता है। यहाँ पे परिणाम जो अवश्यम भावी है, क्षेत्र सीमित है, रूप मूर्त है। शक्ति का प्रयोग जो होता है वो कई बार अलोकतांत्रिक हो जाता है, लेकिन प्रभाव यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका जो प्रयोग है वो लोकतांत्रिक है। यहाँ पे बात करेंगे शक्ति के प्रकार की। हमने यहाँ पे जाना कि शक्ति क्या है, शक्ति प्रभाव क्या है, शक्ति बल क्या है। आपको मैंने शक्ति की डेफिनेशन, परिभाषा है वो इजीली तरीके से बताई है कि ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं शक्ति के प्रकार की। देखिए शारीरिक शक्ति यानी कि फिजिकल पावर, इसमें राजनीतिक शक्ति, सैन्य। देखिए शारीरिक शक्ति में क्या है कि फौज यानी कि सैन्य शक्ति आ जाती है यहाँ पे। देखिए इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, वैधता का संकट, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियम, विधायिका में प्रतिनिधित्व की कमी, क्षेत्रीय संगठनों का उदय। इसका विचार हैबरमास ने दिया था। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आंदोलन और नव सामाजिक आंदोलन का भी विचार दिया है। देखिए शारीरिक शक्ति जो है वो सैन्य शक्ति से आती है, यानी कि जो राजनीतिक शक्ति है, जो सैन्य शक्ति है, उसमें क्या है, शारीरिक शक्ति आती है, हमारी जो फौज हो गई। तो देखिए वैतक, मान लीजिए कि आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जैसे आपको पता है कि आतंकवाद की बहुत सारी घटनाएं होती हैं हर एक देश में, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं। आतंकवाद को मिटाने के लिए शारीरिक शक्ति का प्रयोग करना होता है, जिसका प्रयोग कौन करता है, सैनिक। सैन्य शक्ति द्वारा आतंकवाद को मिटाया जा सकता है। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक शक्ति, ये शक्ति ऐसे प्रतीकों, मूल्यों से बनकर बनती है जो व्यक्तियों के मस्तिष्क और मनोभावनाओं को प्रभावित करते हैं। अब देखिए मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या है कि अपने दिमाग से सोचकर ऐसे कानून बनाना, ऐसे नियम बनाना जिसका लोगों पर क्या है, सीधा असर पड़े। जैसे CIA क्या है, अमेरिकन गुप्तचर एजेंसी है, इनकी जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है वो क्या है, CIA उसे कहते हैं। इंडिया में क्या है, CBI, क्राइम ब्रांच, जिसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं इंडिया में। तो ऐसा ही अमेरिका में CIA। लैटिन अमेरिकी देशों में गुप्तचर के माध्यम से अपना प्रभाव दिखाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कोई केस सॉल्व नहीं हो पाता तो CBI को रेफर कर दिया जाता है, तो वो अपने हिसाब से केस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, मनोवैज्ञानिक शक्ति है कि मनोवैज्ञानिक शक्ति क्या है कि कोई ऐसा केस है जिसको सॉल्व करने के लिए दिमाग का जोर लगता है। आर्थिक शक्ति, जब कोई विकसित देश दूसरे गरीब देश को वित्त देता है, उस पर राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति स्थापित होती है। आप देखिए कि चाइना ने पाकिस्तान को इतना ज़्यादा कर्जा दे रखा है कि पाकिस्तान चाह के भी उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। अमेरिका ने पाकिस्तान को इतना कुछ कर्जा दे रखा है, वो चाह के भी उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि देखिए अगर कोई देश आर्थिक रूप से विकसित है तो वो दूसरे देश की मदद करेगा,
और वो वाला देश जो इससे कर्जा ले रहा है वो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। तो नेक्स्ट है शक्ति के स्रोत। देखिए शक्ति के स्रोत क्या है। पहली बात है ज्ञान शक्ति। ज्ञान को शक्ति का प्रथम स्रोत माना जाता है। ज्ञान से ही व्यक्ति की प्रतिभा का विकास होता है, जिससे उसे नेतृत्व की शक्ति, संकल्प शक्ति, सहन शक्ति तथा अपने को व्यक्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। देखिए शक्ति का स्रोत सबसे पहले है ज्ञान शक्ति। आपके पास कितनी नॉलेज है, अपनी ज्ञान शक्ति से ही आप बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। मान लीजिए आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में बैठे हो और आपको सारा एग्ज़ाम आता है, आपको सारा ज्ञान है, तो आप टॉप कर लोगे, आपका जेआरएफ आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या है, ये शक्ति का प्रथम स्रोत है। आपको हर चीज़ की बारीकी से नॉलेज हो, आप कहीं पे धोखा नहीं खाओगे। तो ये क्या है, ज्ञान शक्ति है। दूसरा है प्राप्तियां, उपलब्धियां। आर्थिक उपलब्धियां, राजनीतिक उपलब्धियां, सामाजिक उपलब्धियां व्यक्ति को शक्तिशाली बनाती हैं। अब देखिए आर्थिक उपलब्धियां है क्या है कि मान लीजिए कि व्यक्ति के पास 10 फैक्ट्री है, वो राजनीतिक उपलब्धि क्या है, वो साथ में मंत्री भी बन गया। सामाजिक उपलब्धि क्या है, वो समाज में अच्छे अच्छे कार्य कर रहा है, स्कूल कॉलेज खोल रहा है, तो वो क्या है, वो शक्तिशाली बना देते हैं उसको। उसका फैक्ट्री है, वो मंत्री भी है, समाज में कार्य भी कर रहा है, वो क्या है, वापस ही शक्तिशाली बने गया। तो ये क्या है, उपलब्धियां भी उसे शक्तिशाली बनाती है। संगठन। देखिए शक्ति के स्रोत में अगला है संगठन। संगठन शक्ति का स्रोत है, संस्थाओं के प्रबंध में होता है। वे संस्थाएं शक्तिशाली होते हैं जिनका संगठन मजबूत होता है। आप देखिए जो संगठन है, अगर वो भी शक्ति का स्रोत है, जैसे आरएसएस जो है शक्ति का स्रोत है। कोई ऐसा संगठन जो काफ़ी बड़ा है, जैसे आप महाराष्ट्र में शिवसेना ले लो, एक संगठन है जो शक्तिशाली है। एक ऐसा संगठन जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अगर वो मजबूत हैं, ज़्यादा लोग जुड़े हैं, वो शक्तिशाली बन जाएगा। आकार। अब देखिए आकार को भी संस्थाओं की शक्ति या दुर्बलता का आधार माना जाता है। एक मत इस संबंध में यह भी है कि किसी संस्था का आकार बड़ा होता है, जैसे मंगोलिया। आप देखिए जैसे मंगोलिया देश है, तो वहाँ पे क्या है कि देखिए अगर उसका आकार बड़ा है, उसका शक्ति ज़्यादा होगी। अमेरिका जैसे है, बहुत बड़ा देश है, उसका शक्ति ज़्यादा है। विचारधारा। शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है विचारधारा। ये नागरिकों को सीमेंट से जोड़ने का कार्य करती है। देखिए ऐसा होता है ना कि विचारधारा जो है, आप देखिए कि जो विचारधारा है, मान लीजिए किसी देश की विचारधारा है, किस पे निर्भर करती है, जैसे हम मान चले कि गांधीवादी विचारधारा है, लोकतांत्रिक विचारधारा है, और कई देशों की ऐसी विचारधारा है कि दूसरों पर कब्जा करना है। यानी कि कुछ देश ऐसे हैं जो शांति से रहना चाहते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जिनकी विचारधारा है कि दूसरों के ऊपर कब्जा करे। तो ये क्या है, अगर किसी देश की जो विचारधारा है तो उसके नागरिकों को भी वैसे ही विचारधारा होगी। जैसे हमारे देश में क्या है, ये लोकतंत्र के साथ साथ क्या है, यहाँ पे आज़ादी है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लेकिन आप कई देशों में जाओगे, कई देश मुस्लिम है, कई देश क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म पर आधारित हैं, तो उनकी विचारधारा भी वैसी होगी। तो शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, विचारधारा। अगर किसी देश की विचारधारा कैसी है, वो उसकी शक्ति को डिसाइड करेगी। जैसे कई देशों में तानाशाही राज होता है, जैसे हम हिटलर की एग्जांपल लेते हैं, आप नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल ले सकते हैं। तो वहाँ पे अगर उसकी विचारधारा ऐसी है तो उसका देश भी वैसा ही होगा, उसकी शक्ति भी वैसी ही होगी। ये नागरिकों को सीमेंट से जोड़ने का कार्य है। आप देखिए कि जैसे सीमेंट का होता है ना पक्का जोड़, तो वो नागरिकों के ऊपर भी वैसे ही शक्ति का प्रयोग करेगा, उसको वैसे ही जोड़ के रखेगा। आप देखिए लोकतंत्र में क्या है कि हर व्यक्ति को आज़ादी है, वो अपनी बात को रख सके, लेकिन तानाशाही राज में ऐसा नहीं होता। विचारधारा के प्रभाव स्वरूप सोवियत संघ जैसे शक्तिशाली देश बन के उभरे हैं। आप देखिए कि जो सोवियत संघ है, तो ऐसे शक्तिशाली देश बन के उभरे हैं क्योंकि इनकी जो विचारधारा ऐसी थी। किसी भी विचारधारा के आधार पर किसी भी देश का जन्म हो सकता है। जैसे किसी की विचारधारा है कि हम लोगों की भलाई करेंगे, वहाँ पे लोकतंत्र का जन्म होगा, है ना, वहाँ पे किसी देश का जन्म होगा, ऐसे। तो विचारधारा क्या है, ये शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। विचारधारा से शक्ति क्या है, उत्पन्न होती है।
शक्ति और प्राधिकरण यानी कि यहाँ पे पावर एंड अथॉरिटी क्या है? देखिए अंतर क्या है। शक्ति एक साधन है तथा सत्ता उसके प्रयोग का माध्यम है। देखिए यहाँ पे क्या है कि शक्ति एक साधन है, सत्ता क्या है? आप देखिए कि जैसे यहाँ पे हमारे देश में प्रधानमंत्री, उनके पास शक्ति है। सत्ता क्या है? उसके प्रयोग का माध्यम। उनका यानी कि ओहदा कौन सा है, उनका पद कौन सा है? उनका पद है प्रधानमंत्री, वो पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके पास है शक्ति। यानी कि शक्ति एक साधन है सत्ता का प्रयोग करने के लिए। सत्ता में आने के बाद शक्ति का प्रयोग करने से किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एक मंत्री है, एक एमएलए है, एक एमपी है, वो अपने शहर को कंट्रोल कर सकता है अपनी सत्ता में रह के। सत्ता में रह के वो शक्ति का प्रयोग करेगा। शक्ति वैध और वैध दोनों प्रकार की हो सकती है, जबकि सत्ता केवल वैध होती है। सत्ता क्या है? मंत्री पद, जैसे आप केंद्रीय मंत्री लगा लो, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर है, जिसमें आप ये लो शिक्षा मंत्री हैं। तो ये क्या है? ये सत्ता वैध है कि वाकई ही हमें पता है कि हमारे देश में शिक्षा मंत्री है, हमारे देश में वित्त मंत्री हैं। लेकिन शक्ति का प्रयोग वैध तरीके से भी हो सकता है, अवैध तरीके से हो सकता है। यानी कि वो गलत तरीके से भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, सही तरीके से भी कर सकते हैं। कानूनी आधार पर टिकी होने के कारण सत्ता में अनिवार्यता का तत्व रहता है, जबकि शक्ति में अनिवार्यता का तत्व नहीं रहता। देखिए सत्ता क्या है? कानूनी आधार पर टिकी हुई होती है। जैसे वित्त मंत्री है, शिक्षा मंत्री है और कई अन्य प्रकार के जो मंत्री हैं, उन्हें पता है कि ये कानूनी आधार पर है, उनके क्या कार्य, उनको ये जरूरी होता है कि आपको जो शक्ति का प्रयोग करना है वो उचित होना चाहिए। शक्ति का रूप अनिश्चित तो सत्ता का रूप निश्चित होता है, क्योंकि शक्ति का प्रयोग कहाँ से होता है यह प्राय अस्पष्ट रहता है, जबकि सत्ता राजनीतिक संस्था है तथा यह सदा स्पष्ट है कि उसका प्रयोग किस स्थान से किया जा सकता है। आप देखिए कि हर एक में सत्ता में क्या है, शक्ति तो है, लेकिन उसका प्रयोग कोई, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके घर में चोरी हुई है, अगर आपको रिपोर्ट लिखानी है तो आप कहाँ पे जाओगे? आप जाओगे पुलिस स्टेशन में। आप रेलवे में नहीं जा सकते, रेलवे स्टेशन नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें वो प्राधिकरण नहीं दिया गया, उन्हें अथॉरिटी नहीं दी गई है ना। यानी कि जो शक्ति का प्रयोग कहाँ से होता है ये जानना जरूरी है। शक्ति तो दोनों के पास है, रेलवे के पास भी है शक्ति, तो पुलिस स्टेशन के पास भी है, पुलिस के पास भी। लेकिन चोरी होने के बाद आपको रिपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में लिखानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास प्राधिकरण है। प्राधिकरण के मामले देखिए, विश्वास, एकरूपता, दबाव तथा वैधानिकता। प्राधिकरण का कार्य क्या है? यह उन लोगों को उत्तरदायित्व सौंपती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। देखिए प्राधिकरण को इंग्लिश में कहते हैं अथॉरिटी। यानी कि ये अथॉरिटी किनको मिलती है? जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। जैसे एक पुलिस वाला है, उनको प्राधिकरण दिया जाता है, उन्हें अथॉरिटी दी जाती है कि आप यहाँ पे लोगों पर क्या है, कंट्रोल करें, उनकी समस्याओं को समझें। ये निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है। अब देखिए अगर हम बात करें हमारे न्यायाधीशों की, हमारे देश में क्या है कि यहाँ पे जिला न्यायालय भी हैं, यहाँ पे उच्च न्यायालय भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है। तो वहाँ पे क्या है, जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो निर्णय लेने का काम करते हैं। आप देखिए किसी व्यक्ति को सजा सुनानी हो, वो पुलिस नहीं सुना सकती, क्योंकि पुलिस का काम है उस अपराधी को पकड़ना। सजा देने का काम किसका है? न्यायालय का और न्यायाधीश का। तो अथॉरिटी किसे है? प्राधिकरण किसे है? सजा देने का प्राधिकरण है न्यायालय को, और पकड़ने का काम किसका है? पुलिस को। यह क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती